Welcome back students. Welcome to Indian Zoom online classes. I am your educator Saima Uwais. और हम आज का टॉपिक देखेंगे respiration, which is another topic from the chapter lab processes. हमारी और वीडियोस को देखने के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स वीडियोस को हमारी देखने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेब और ऐप पर दैट विल बी स्टार्टिंग सून फ्रॉम जनवरी 2022. As for now, you can connect with us on our WhatsApp number. So students, let's begin today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है respiration. अब respiration it seems to be similar or loosely used word with breathing. बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये रेस्पिरेशन एक लूजली यूज टर्म है ब्रीदिंग के लिए और वाइस वर्सा, जबकि ये बिल्कुल गलत है. ये मैं शुरू में इसलिए आपका कॉन्सेप्ट को ठीक करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जब उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ रेस्पिरेशन तो वो कहते हैं कि सांस लेना और सांस निकालना इज़ रेस्पिरेशन. दिस इज़ नॉट द केस विद इट. ठीक है, तो हम यहीं पर इस कन्फ्यूजन को पहले दूर कर लेते हैं. रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. ओके, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पर हमारा एसिमिलेटेड फूड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी ड्राइव करने के लिए. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस में रिलीज होती है. तो बेसिकली रेस्पिरेशन हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. ठीक है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है. ये सेलुलर लेवल पर भी होता है, ऑर्गन लेवल पर ऑब्वियसली इट इज़ वर्किंग, मगर ये सेलुलर लेवल पर अंदर जाकर होता है और इसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट. However, breathing on the other hand is a physical process. फिजिकल प्रोसेस है या फिजिकल एक्सरसाइज है. किस वे में कि आपने ऑक्सीजन ली और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको आपने रिलीज किया यूजिंग योर लंग्स विच इज़ इन ऑल्सो एट ऑर्गन लेवल, और आपने उसको बाहर निकाल दिया. ठीक है, ये आपका ब्रीदिंग है. इट इज़ मियर ब्रीदिंग. सांस लेना सांस छोड़ना इज़ योर ब्रीदिंग. तो हम आज से रेस्पिरेशन के साथ ब्रीदिंग को नहीं कनेक्ट करेंगे या ब्रीदिंग को हम लूजली यूज़ नहीं करेंगे. किसके साथ? रेस्पिरेशन के साथ. ठीक है, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन योर टर्म्स. ओके, नाउ कम टू द रेस्पिरेशन. अभी हमने बताया रेस्पिरेशन क्या है. ये वो फिनोमिना है, वो प्रोसेस है जिसमें आपका एसिमिलेटेड फूड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं. ऑक्सीडाइज करते हैं यानी यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की. ठीक है, ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ रही है और हमें फूड को अपने ऑक्सीडाइज करवाना है एनर्जी लेने के लिए. तो ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? ये ऑक्सीजन आ रही है आपकी ब्रीदिंग वाले प्रोसेस से. ठीक है, जो हमने ब्रीदिंग किया, हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी आपके फूड के साथ. यानी जो हमारा ग्लूकोज बन गया था, हमारे सेल तक ग्लूकोज पहुंच गया था, उस ग्लूकोज को ये तोड़ेगी, ऑक्सीडाइज कराएगी और वहाँ से हमारी एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन भी दो तरीके का होता है. वो दो तरीके कौन से हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो वो प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. यानी ये ग्लूकोज को किस में तोड़ रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनएरोबिक. ठीक है, यहाँ से हमने एयर को यानी ऑक्सीजन को हमने हटा दिया. यानी ये कहाँ पर हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन.
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें एनर्जी ड्राइव करनी है, ऐसे रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम देखा जाए कि अब ये प्रोसेस होता क्या, इसमें क्या बन रहा है या इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, तो वो यहाँ पर देखने वाली चीज़ रहेगी। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस में ज़रूरत किस किस चीज़ की है। तो यहाँ पर हमारा आया ग्लूकोज। ठीक है, हमारा सेल के अंदर ग्लूकोज है और ग्लूकोज हम जानते हैं कि हमने जो फूड लिया है, कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर गया है, उससे हमें एनर्जी ड्राइव करनी है। एनर्जी कैसे ड्राइव होती है ये हम यहाँ सीखेंगे। तो ग्लूकोज हम जानते हैं एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज के साथ हमने किसको मिला दिया, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया था, ब्रीथिंग से। ठीक है, जो ब्रीदिंग हमने की थी, जो लंग्स में हमारे ऑक्सीजन पहुंची थी, ये वो वाली ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना लेगा, पायरुवेट, जिसको हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन से यहाँ पर, 3 कार्बन से। ठीक है, अब ये पायरुवेट बन गया। यहाँ तक प्रोसेस कॉमन है एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। कहानी इसके बाद शुरू होती है। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस हो गया। ठीक, पायरुवेट बना। अब क्या हुआ, अब 2 कंडीशंस आ गई। 2 कंडीशन क्या क्या आ गई, यहां तक समझ में आया। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या बना लेगा, पायरुवेट बना लेगा, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या हुआ, अब एक कंडीशन है हमारी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्लस मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर। क्या होगा, ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड आपका क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट या वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बना लेगा आपकी। और यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ निकलेगी विच इज़ योर H2। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना रह गया हमारा पहले, वो एक ये चीज़ थी कि एनर्जी जो है, ठीक है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो एनर्जी हमारी निकली ATP फॉर्म में। ठीक है, ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो हमारी एनर्जी निकलेगी, कुछ यूज्ड अप हो गई, कुछ बच गई, रिजर्व हो गई, तो वो क्या करेगी, वो ATP की फॉर्म में यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने ATP मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ये सोचने वाली बात है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट। और हमारा वाटर भी निकलेगा। अब ये चीज हो रही है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नॉट देयर। क्या होगा, इथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये भी 3 कार्बन की फॉर्म में निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब एक
फिनोमेना बहुत इंटरेस्टिंग होता है ह्यूमंस में। ये आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो ये आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस। दिस कैन बी सीन इन ईस्ट। अल्कोहल निकालता है, तभी आप अगर देखें कि आपने कोई डो बनाने के लिए छोड़ा ब्रेड का या कोई भी किसी रोटी का, किसी पर्टिकुलर टाइप की ब्रेड का, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, पर्टिकुलर स्मेल रिलीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और वो आटा आपका बहुत फ्लफी हो जाता है, जस्ट स्वेलन। ओके, तो वो क्यों होता है? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वहाँ पर रिलीज हुई है, इथेनॉल भी वहाँ पर रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। तभी हम ईस्ट पाउडर का भी यूज़ करते हैं वहाँ पर। सो दिस इट हैपन्स इन ईस्ट कि इथेनॉल आपका मिलेगा, पायरोवेट बना, पायरोवेट आपका किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल में, विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने मसल्स में देखा, हमारी मसल्स में, ठीक है, क्या बना? एक कंपाउंड बना जिसका कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। हाँ, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। वो एनर्जी कौन सी है? एटीपी की फॉर्म में है। हाउ मैनी एटीपीज? ओनली 2। ओके, यहाँ पर लैक्टिक एसिड आपका बना प्लस CO2 प्लस कितने अमाउंट एनर्जी के? 2 ATP, ठीक। 3 कार्बन का। ये कहाँ पर हो रहा है प्रोसेस? ये हो रहा है आपका मसल्स के अंदर। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज या फिर हैवी जॉगिंग के बाद हम फील करते हैं कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं। वो क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। वाई लैक्टिक एसिड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड? वाई नॉट कार्बन डाइऑक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन रिलीज्ड? बिकॉज कि यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपको बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी एथलीट्स होते हैं या कोई भी जो एक्सरसाइज करते हैं, दे नीड टू ब्रीथ रियली फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ती हैं। क्यों? तक क्योंकि उनके ऑक्सीजन की कमी ना हो। स्टिल देयर इज सम लैक ऑफ ऑक्सीजन, इतनी जल्दी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं पहुंच पाता, और क्या होने लगता है? उनको क्रैम्प्स होने लगते हैं। क्यों क्रैम्प्स होने लगते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन कम है, एनर्जी हमें चाहिए, तभी तो हम इतनी हैवी लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइज कर पाएंगे। एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं पहुंच रही है, ऑल्दो द एथलीट और द पर्सन इज ब्रीदिंग रियली फास्ट, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे, उसको एकम्प्लिश नहीं कर पा रहे टारगेट को। तो क्या होगा? एनर्जी चाहिए ही चाहिए। पायरोवेट क्या होगा? फौरन से दूसरे मोड में चला जाएगा। अभी तक तो वो ऑक्सीजन को अच्छे से एंजॉय कर रहा था, नहीं, लेकिन अब हमें दूसरे मोड में जाना है। कैसे? जैसे गाड़ी का दूसरा गियर हम डाल देते हैं, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी को हर हाल में डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो क्या होगा? फॉरन बॉडी एक्टिवेट करेगी लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले मोड को, वहाँ पर ये पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, और बहुत ही कम अमाउंट की ATP, जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होंगे पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमने क्या देखा कि हमारे ऑक्सीजन जहाँ पर थी, यानी एरोबिक के केस में 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं, वहीं पर हमारे जब एनारोबिक की बात हो रही है तो जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs आर रिलीज्ड वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट। सिमिलरली इन द वेयर द लैक ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन गया। इस लैक्टिक एसिड के साथ 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एनर्जी इज बीन डिराइव्ड। लेकिन ये लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स फील होते हैं अपनी मसल्स में, ठीक है। ये सारा प्रोसेस यहाँ पायरोवेट तक बनने का, ये कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है।
this whole process, in the cytoplasm of the cell. Cytoplasm of the cell. ये वाला प्रोसेस जो कॉमन है ये कहाँ तक हो रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। ये जो प्रोसेस है जिसमें से हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारा मसल्स में हो रहा है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस लैक्टिक एसिड जो हमारा निकल रहा था ये मसल्स में हो रहा है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल, एनारोबिक इज एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि दरअसल हुआ कैसे, ऑक्सीजन पहुंची कैसे। अब ये बात आपने याद रखनी है कि एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रखना नहीं है अपनी बॉडी में, इट हैज़ टू बी एक्सहेल्ड आउट, ठीक है, उसको एक्सहेल करना है हमने। तो अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन अंदर कैसे पहुंची और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आई। पर उससे पहले अब हम आते हैं, देखते हैं कि और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल योर फिश, हाउ अ फिश रेस्पायर्स, ओके। जब हम बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस की, तो उनका सरफेस एरिया से, मतलब उनकी पूरी होल बॉडी विच इज़ अ सेल, ओके, दे आर नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो उनकी सेल से उनकी ईयर जो है वो सिंपल डिफ्यूज़ हो जाती है। हमने देखा पिछले लेक्चर्स में कि डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ द movement of gases from an area of higher concentration to the area of lower concentration, ठीक है। तो जैसे हमारे स्पॉन्जेस हुए, उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो जाता है, उसी को वो अपने गैसेस को उसी तरीके से एक्सचेंज कर देते हैं। हम जब बात करते हैं फिशेस की, जो कि कहाँ रहती है, इनका इन्वायरमेंट इज एक्वेटिक, वी ऑल नो दैट, ठीक है। फिशेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल नहीं होता। टेरेस्ट्रियल हम लोग हैं। तो एक्वेटिक में क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन किस फॉर्म में नहीं मिलती है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलती है, ठीक है। उनको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन से अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो नेचर ने एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई है फिशेस के अंदर। हम देखते हैं कि फिशेस जो है, ठीक है, फिश है एंड इट इज ऑल्सो स्माइलिंग। वाई? बिकॉज इट इज accomplishing its required or oxygen requirement. How? Let's see here. ठीक, ये हमारी फिश है और ये क्या है? गिल्स, फिशेस के गिल्स, ठीक है, और गिल स्लिट्स। ये कवर्ड होते हैं, इन सम केसेस उसको हम गिल कवर कहते हैं, ठीक है। तो मैं कह रही थी द फिश इज स्माइलिंग। व्हाई द फिश इज स्माइलिंग? बिकॉज इट इज एबल टू अकम्प्लिश इट्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। व्हाई? बिकॉज उससे इसको एनर्जी ड्राइव करनी है। तो होता क्या है, अब ये रह रही है पानी के अंदर, पानी में फ्री ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद है। और हम एक और बात जानते हैं कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसका कंसेंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ठीक। तो क्या करती है फिश? बहुत रेगुलरली, बहुत तेज जल्दी जल्दी अपने ब्रीदिंग को परफॉर्म करती है। अपना आपने देखा होगा कभी एक्वेरियम में फिशेस अगर हैं तो, कि फिश हैज़ टू इट रेगुलरली एंड कॉन्स्टेंटली ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ,
ओके, तो क्या होगा, अभी अपना मुंह खोलेगी, इट विल ओपन इट्स माउथ, ठीक है, यहां से क्या हुआ, पानी अंदर जाएगा, क्योंकि इट हैज नो चॉइस, इट हैज नो चॉइस, इट हैज टू गल्प सम अमाउंट ऑफ वाटर, पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर गया और वो यहां से क्या होगा, ये जो गिल्स बनी हुई है ना, इनके अंदर बहुत फाइन ब्लड वेजल्स रन करती हैं। क्या रन करती हैं, बहुत ही फाइन और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वेजल्स रन करती हैं। क्या होता है कि जब ब्लड वेजल्स, हम जानते हैं कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की टेंडेंसी है टू गेट डिजॉल्व्ड इन ब्लड, ओके, बोथ द गैसेस हैव दिस टेंडेंसी टू गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर और इन ब्लड। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, वो क्या करेगी, ब्लड इसको लेकर आएगा, वहीं से ये पानी जो है ये भी जा रहा है, पानी इसके अंदर इसको टच करता हुआ जाएगा, ठीक है, इसको वॉश करेगा, बाथ करेगा गिल्स को, जहाँ पर ब्लड सप्लाई है, रिच ब्लड सप्लाई है। तो क्या होगा, वो ब्लड क्या लेकर आ रहा है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है, कहाँ से, टिश्यूज में से। तो ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके टिश्यूज हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या रिलीज करा, CO2। CO2 हमें नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यूज ने CO2 करा और CO2 को कौन लेकर आ रहा है, ब्लड, ठीक है, ये ब्लड यहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर, आपके गिल्स में। तो ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया, H2O यहाँ से जब गुजर रहा होगा तो क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, यही ब्लड देखेगा कि ऑक्सीजन का तो लेवल हमारे पास कम है, कंसेंट्रेशन कम है, फौरन से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ब्लड जैसे ही ऑक्सीजन को देखेगा वो कहेगा अरे हमारे पास तो कंसेंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सिंपल आपका डिफ्यूजन इट विल कम इनटू प्ले, ठीक है। और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से होती हुई पानी के साथ बाहर निकल जाएगी, पानी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हुआ चला गया और ऑक्सीजन को छोड़ कर गया, किसके साथ, ब्लड के साथ। अब ये ब्लड वापस जाएगा किसको लेकर, ऑक्सीजन को, कहां पर, टिश्यूज में, ओके। सो दिस इज हाउ अ फिश गेट्स इट्स ऑक्सीजन, ऑल राइट। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में क्या होता है। So now we come to the respiration in humans, okay? तो respiration humans में is a bit complex process, क्योंकि हर सेल, हर टिश्यू के हर सेल तक ऑक्सीजन को हमने पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को हर टिश्यू और हर सेल के जो एक बाय प्रोडक्ट है हमारे रेस्पिरेशन का, उसको हमने एक्सपेल्ड आउट करना है, ठीक है। तो होता क्या है कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस को देखने के लिए पहले हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन को फॉलो करता है। तो ये देखना कि इसमें कौन कौन सी हमारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमने देखना है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। देन वी विल गो टू द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। सो होता क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्या हम जानते हैं हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो हैं वो नोज है, ठीक है, और नोज की भी जो ओपनिंग्स है उसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। क्या होता है कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं हमारे, ये हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग है एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल हमारी नोस्ट्रल्स रहेंगी। उसके बाद हमारी एक आती है इंटरनल नोस्ट्रल्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले हमारी आएगी एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स दैट विल लीड टू योर नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी में आएगी। लेकिन ये नेजल कैविटी किससे गाइडेड है, हमारी इंटरनल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी नेजल कैविटी में ये आ जाएगी। उसके बाद
ओपनिंग हो रही है किसमें, फेरिंग्स में। तो आई थिंक वी शुड राइट हियर अबाउट द नेजल कैविटी। देन योर इंटरनल लेयर्स, फिर हम देख रहे हैं कि हमारी नेजल कैविटी और फिर इंटरनल लेयर्स कहाँ पर ओपन हो रही है, फेरिंग्स से। अब यहाँ देखना ये है कि यही आपकी बकल कैविटी है, ठीक है, और यहाँ आपकी नेजल कैविटी है। ये दोनों कैविटीज एक दूसरे से सेपरेटेड हैं थ्रू अ बोनी स्ट्रक्चर। व्हाट दिस बोनी स्ट्रक्चर इज, दिस इज अ हार्ड पैलेट। ओके, व्हाट इज दिस, हार्ड पैलेट और बोनी पैलेट। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि हमारी बकल कैविटी, दिस कैविटी एंड दिस कैविटी, ये जो स्पेस है हमारी इधर नेजल कैविटी जिसको हम कह रहे हैं, ये एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं। किसके थ्रू, हार्ड पैलेट के थ्रू। ठीक है, नेजल कैविटी हमारी कहाँ ओपनिंग हो रही है, फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स हमारा एक कॉमन चेम्बर है, एक कॉमन चेम्बर है जो कहाँ कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ पर ओपन हो रहा है, हमारे लैरिंग्स में। ठीक है, कहाँ ओपन हो रहा है, हमारे लैरिंग्स में और हमारे ट्रैकिया में, सॉरी हमारे लैरिंग्स में और हमारे फूड पाइप में, जो हमने अपनी डाइजेशन की क्लास में देखा था। तो हमारा फेरिंग्स हो गया, ओपनिंग इनटू लैरिंग्स विच इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। फिर क्या हुआ, ये वॉइस बॉक्स नीचे आया, यहाँ पर इसको क्या मिला, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया मिला, इसको हम विंड पाइप कहते हैं। ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया जाकर दो ब्रोंकस में, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में। ठीक है, ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होंगे, फर्दर इनको फाइन स्ट्रक्चर्स में जाएंगे जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होने के बाद ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में जाकर एंड हो जाएंगे, एक ब्लाइंड सैक में जाकर ये एंड हो जाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई या एल्वियोलस। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये बैगी स्ट्रक्चर जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, दीज आर योर लंग्स। ओके, योर लेफ्ट एंड योर राइट लंग्स। ऑल्दो मैंने यहाँ पर आपका जो लेफ्ट लंग है उसको इक्वल बनाया इन साइज, मगर this lung is shorter than your right lung to accommodate heart. Okay, this dark and broad black line is nothing but your diaphragm. Okay, so all these things जिनका हमने जिक्र किया है, they all together they function to accomplish या फिर एस्पिरेशन को फैसिलिटेट करने में ये तमाम जो हमारे ऑर्गन्स हैं या हमारे सिस्टम्स हैं ये वर्क करते हैं। तो हमने देखा हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल थी, देन इट ओपन्स टू नेजल कैविटी। ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होती हैं दे आर प्रोवाइडेड विद फाइन हेयर्स। ठीक है, यहाँ पर फाइन हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, ताकि जो ईयर हमारे साथ अंदर जा रही है उसके अंदर बहुत सारे ईयरबॉर्न माइक्रोब्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं एंड सो मैनी अदर थिंग्स हो सकते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स में फाइन हेयर्स होते हैं ये उन अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो हमारे जो लंग्स से उन तक प्योर एयर पहुँचे। ठीक है, सिमिलर इज द केस विद दिस नेजल कैविटी। वहाँ पर भी यही होता है, सिलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। सिलिएटेड सेल्स मीन्स वेरी फाइन हेयर स्ट्रक्चर्स, जो कि म्यूकस भी होता है। वहाँ पर आप जो एयर लेते हैं इट गेट्स वार्म अप, मॉइस्चर्ड होती है और वहाँ पर भी आपके माइक्रोब्स या कोई भी अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स इंट्रैप हो जाते हैं। ठीक, then your internal layers opening into pharynx, a common passage
to your larynx and to your food pipes, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि larynx को हमने कहा है वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स है क्योंकि जब ईयर आपकी वोकल कॉर्ड्स, ये लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होती हैं, ठीक है, नॉट वेरी मच लाइक योर गिटार कॉर्ड्स, बट इट हैज़ सम कॉर्ड्स जो कि कार्टिलेजिनस होती हैं। वहाँ पर एक सी शेप का एक कार्टिलेज होती है, ठीक है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो ये जब आपकी ईयर अंदर जाती है, उन वॉइस कॉर्ड से वो टकराती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल दिस लैरिंग्स एज वॉइस बॉक्स, ठीक है। देन दिस लैरिंग्स विल लीड यू टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया एक कॉमन पाइप है जिसके अंदर क्या है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद है। ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनका फंक्शन क्या होता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन ये है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती हैं। जब ईयर नहीं है तो ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाएगा हमारा लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में, और ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, दैट विल एंड इनटू एन ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलस। और ये एल्वियोलस आपके सप्लाइड होते हैं विद योर ब्लड वेजल्स, एंड दैट इज वेयर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि हमारा मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे पैसेज से एयर आ रही है। तो दूसरा है हमारा मैकेनिज्म। क्या होता है कि आपको हमने बताया कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि ऑक्सीजन की अगर हम टर्म्स में बात करें तो क्या होगा कि जब हमें इनहेल करना होगा तो हमें पता है कि इनहेल करने का मतलब है कि जो बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज़्यादा है बनिस्बत या कंपेयर टू लंग्स के प्रेशर से, ठीक है। लंग्स में जो ऑक्सीजन मौजूद है उससे कम, उससे ज़्यादा है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन यहाँ पर आएगा। डिफ्यूजन से क्या, डिफ्यूजन से मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि हमारा जो ऑक्सीजन है इट विल टेंड टू मूव टू द एरिया फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन नहीं हो रहा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन को हम ऑटोमेटिकली इनहेल करेंगे, रिक्वायरमेंट है। तो एरिया फ्रॉम हायर ऑक्सीजन है हमारी, ठीक है, ये कोई XYZ कोई पर्सन है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, और यहाँ जो इस पर्सन के लंग्स हैं, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन को ये इनहेल करेगा, दिस इज इनहेलेशन, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, जब एक्सहेल करने की बारी आएगी, ठीक है, एक्सहेल करने की बारी आएगी तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर कम है और यहाँ पर जो हमने लंग्स बनाए थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहेगी बाहर क्योंकि प्रेशर कम है। तो इस वे में हमने क्या किया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो क्या होगा, इनहेलेशन किसके थ्रू से फैसिलिटेट होगा, आपके इंटरनल नोस्ट्रल से। तो एयर क्या हुई, अंदर गई, ऑक्सीजन लिया, अंदर गई, ठीक है, यहाँ पर नेजल कैविटी में आई, फेरिंग्स में आई,
एंड इट विल कम टू दिस ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स, और ये आपके ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में आपके आ गई। होता क्या है इस प्रोसेस में, अब ये तो हो गई बाहर की बात कि ऑक्सीजन आई, प्रेशर कम था, अंदर आ गई। क्या होता है, ये जो आपका डायफ्रैगम है, जब आप इनहेल करते हैं, यू कैन ट्राई दिस एट योर होम, एट योर स्पेस ऑल्सो, कि जब आप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो डायफ्रैगम फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है, डायफ्रैगम विल गो डाउन एंड विल फ्लैटेंड। और जो रिब्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर हमारी रिब्स हैं, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय योर रिब्स, ठीक है, तो वो रिब्स जो अटैच्ड है वो आगे की तरफ आएंगे, ठीक है, रिब्स आगे आएंगे, आपका डायफ्रैगम फ्लैटेंड होगा। क्यों होगा? ताकि वो स्पेस दे सके, वॉल्यूम दे सके, वॉल्यूम बढ़ा सके थोरेसिक कैविटी का, ताकि एयर अंदर आ सके, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अंदर आ सके। तो जैसे ही ये फ्लैटेंड होगा डायफ्रैगम आपका, रिब्स आपकी फॉरवर्ड होंगी, ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड, तो आपकी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब आपने एक्सहेल करना है, ब्रीद आउट करना है, द डायफ्रैगम विल रिलैक्स। रिलैक्स मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, ये इसकी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन है, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल और नॉर्मल पोजीशन। रिब्स विल मूव इनवर्ड टू देयर नॉर्मल पोजीशन, ताकि स्पेस कम हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए, ओके, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और वो प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा, विच इन दिस केस इज CO2, प्रेशर ज़्यादा होगा, आप ब्रेथ आउट करेंगे, ओके। सो ये हमारा प्रोसेस है कि कैसे एयर आती है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं कि अब एयर आ गई, ऑक्सीजन आ गई, अब क्या करना है। ऑक्सीजन आ गई आपके एल्वियलस में, ये एल्वियलस थिन सैक स्ट्रक्चर्स हैं या फिर ब्लाइंड पाउचेस हैं, जो कि किससे सप्लाइड है, रिच, दे हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है, ब्लड वेजल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाइड हैं। ये ब्लड क्या करती है, आपको पता है कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, क्या हर सेल में सर्कुलेट होगा, हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में सर्कुलेट होता है। तो ये ब्लड के अंदर टेंडेंसी है, हम जानते हैं हमारा जो ब्लड है उसके, वो ब्लड रेड क्यों होता है, बिकॉज इट हैज़, ब्लड के अंदर क्या है आपका, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मौजूद है, ठीक है, ब्लड के अंदर, दैट गिव्स ब्लड रेड कलर। ये हीमोग्लोबिन बहुत ही मैजिकल मॉलिक्यूल है। क्या, क्यों मैजिकल है, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी है टू डिसॉल्व बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन इट, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिसॉल्व कर सकता है, ये ऑक्सीजन को भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो क्या करता है कि जब आपका ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है, तो हमने पढ़ा इससे पहले कि हमारी बॉडी में जब एनर्जी को हम लेना होता है, तो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है एज ए बाय प्रोडक्ट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेल को रिड ऑफ लेना है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, सेल को नहीं चाहिए CO2, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब वो निकलेगा कैसे बाहर, तो जो ब्लड वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है, या फिर ब्लड वहाँ पर जो सर्कुलेट कर रहा है, वो क्या करेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल है ये, ठीक है, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये हमारा सेल है, इट इज नॉट वेरी हैप्पी, द सेल इज नॉट हैप्पी, वाई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। क्या करेगा, ब्लड आया, ब्लड को अपनी CO2 वापस लेने को कहेगा, कहते ले जाओ, CO2 नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ब्लड ने क्या किया, CO2 को ले गया, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने डिसॉल्व कर रहा है, लेकर गया ब्लड पूरी बॉडी में, कहाँ पर, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई से कहा तुम्हारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, तुमने जस्ट अभी ब्रीदिंग किया है, ठीक है, मुझे डिफ्यूजन करवाना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट हैज़ अ प्रेजेंट इन लार्जर कॉन्सेंट्रेशन, वियर, इन द ब्लड,
तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे अमाउंट में ब्लड के अंदर मौजूद है तो डिफ्यूजन से क्या होगा कि ब्लड जो कि एल्विलाई के पास था ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा और खुद के पास ऑक्सीजन कम है तो उससे ऑक्सीजन को ले लेगा। ये प्रोसेस क्या था, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। फिर से एक बार, सेल ने कार्बन एनर्जी ले ली, बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी, नहीं चाहिए, बाय प्रोडक्ट है, सेल इज़ वेरी सैड, तो क्या होगा, ब्लड जाएगा लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ पर जाएगा, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, अभी अभी ब्रीदिंग की है, तो क्या कहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड किस में ज़्यादा है, ब्लड में, फौरन डिफ्यूज़ हो जाएगी, कहाँ पर, एल्वियोलाई में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज़्यादा थी, ब्लड में। ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है, एल्वियोलाई में, ठीक है, कहाँ ज़्यादा है, एल्वियोलाई में। होना क्या चाहिए, डिफ्यूजन क्या कहता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। CO2 यहाँ कम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फौरन कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई के पास। ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, ब्लड के पास, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्लड के पास क्या आ गई, ऑक्सीजन, ब्लड फिर से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या लेकर आया इस बार, ऑक्सीजन लेकर आ गया ब्लड। सेल विल बिकम हैप्पी दिस टाइम, ओके, ब्लड ऑक्सीजन फिर लेकर आ गया। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अगेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फिर से आ जाएगा, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी, किससे मिलेगी, हमारे ग्लूकोज के साथ मिलेगी, उसको ऑक्सीडाइज करवाएगी, पायरुवेट में कन्वर्ट करेगी एंड द एंड एनर्जी हमारी ड्राइव होगी और ये तमाम प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।